तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हमारी बुक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों हमें ड्यूटीज को समझने से पहले एंशिएंट इंडिया का सिनेरियो समझना पड़ेगा और इसीलिए फर्स्ट टॉपिक एंशिएंट इंडिया के बारे में दिया गया है, जिसका नाम है रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। दोस्तों धर्मा, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस भी कहते हैं, धर्मा को पुरुषार्थास में सुप्रीम माना गया है। दोस्तों धर्मा इन इंडियन ट्रेडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ रिलीजन। वेस्ट में धर्मा को रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इंडिया में धर्म का मतलब कर्तव्यों या हमारी मोरल ड्यूटीज से होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पढ़ाई करना विद्यार्थियों का धर्म है और लड़ाई करना क्षत्रियों का धर्म है, पिता का सेवा करना पुत्र का धर्म है। यानी कि धर्म का मतलब है कर्तव्य या ड्यूटीज। तो अब हम बात करते हैं कि जो रिलीजन शब्द जो वेस्ट से निकला है उसका मतलब क्या होता है। तो रिलीजन जो शब्द है वो लैटिन वर्ड रेलिगर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू कनेक्ट, यानी कनेक्ट करना। तो इस सेंस में रिलीजन एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन को गॉड से कनेक्ट करती है। ऑन द अदर हैंड भारत में धर्म शब्द संस्कृत के द्र से आया है, जिसके कई सारे मीनिंग्स हैं। इसका एक मीनिंग है ट्रूथ, यानी कि सच, यानी धर्म का मतलब है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर आगे चलकर दोस्तों धर्म के अलग अलग अर्थ जो है वो निकलते रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला था सामान्य धर्म। सामान्य धर्म का मतलब था सम जनरल रूल्स विच आर यूनिवर्सल इन नेचर लाइक ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग। सामान्य धर्म का मतलब था कि जो जनरल रूल्स होते हैं, जैसे कि सच बोलना या अहिंसा को फॉलो करना, चोरी चकारी ना करना, उसको बोला गया सामान्य धर्म। दूसरा था राज धर्म, यानी कि ड्यूटीज ऑफ द किंग। तीसरा स्त्री धर्म, यानी कि ड्यूटीज ऑफ वुमेन। वर्ण धर्म, यानी ड्यूटीज ऑफ वर्ना। जैसे आपको पता होगा 4 वर्ण हुआ करते थे, तो अलग अलग वर्ण की अलग अलग ड्यूटीज के अंदर बताई गई। दाम्पत्य धर्म, यानी कि ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अपट धर्म, यानी कि ड्यूटीज ऑफ ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड, यानी कि जब क्राइसिस आती है या इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पर हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है। और लास्ट है आश्रम धर्म, यानी कि ड्यूटीज इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जब हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेज होते हैं तो उस टाइम पर हमारी क्या ड्यूटीज होती है वो इसके अंदर बताए गए। तो इस तरीके से दोस्तों एंशिएंट इंडिया के अंदर ड्यूटीज मतलब होता था धर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगाया गया था और इस आपातकाल में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसमें से एक मेजर चेंज था फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना। यानी कि आपातकाल में हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। दोस्तों हर राइट के साथ आपको एक ड्यूटी जो है वो दी जाती है, यानी आपके पास जब भी कोई एक अधिकार आता है तो उस अधिकार के साथ आपको एक कर्तव्य या आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आती है। जैसे अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है तो आपकी यह ड्यूटी है कि आप दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी रिस्पेक्ट करें और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दें। तो दोस्तों आपातकाल के अंदर गवर्नमेंट ने लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज डिक्लेयर करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया था और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 4A को ऐड किया गया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में था। ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक आर्टिकल 51A से बना है। इस आर्टिकल में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मौजूद हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को एक एक करके समझते हैं। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है इंडिया के हर सिटीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की सराहना करना और रिस्पेक्ट करना हमारा मौलिक कर्तव्य है।
तीसरा, देश की सोवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी यानी एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना है। चौथा, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा और सेवा करना। पांचवा, भारत के सभी नागरिकों को भाईचारे, प्यार और समानता की भावना के साथ सभी सामाजिक वर्गों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। छठा, सामाजिक संस्कृति यानी सोशल कल्चर और अपने रिच हेरिटेज को बचाकर रखना चाहिए। सातवां है नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। आठवां है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज गेन करने की भावना का विकास करना। नौवां, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना। 10वां है हमें इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े। और लास्ट 11वां है हर पेरेंट्स को अपने 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल करवानी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके अंदर हम समझेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का लीगल स्टेटस क्या होता है। तो पहला स्टेटस ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। दूसरा स्टेटस है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो इन ड्यूटीज़ को डायरेक्ट इन्फोर्समेंट करे, यानी कि हमारे संविधान में ऐसे कोई भी आर्टिकल नहीं है जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और आखिरी स्टेटस ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और इसीलिए दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी हम जबरदस्ती जो है इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। वो मर्जी होती है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करना चाहती है या नहीं करना चाहती। दोस्तों आगे चलकर जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमें पब्लिक को फंडामेंटल ड्यूटी सिखानी चाहिए तो उसने 1998 में एक नोटिस निकाला कि गवर्नमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्लानिंग करे। और इसीलिए दोस्तों JS वर्मा कमेटी बनाई गई जिसको वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन 1999 कहा जाता है। दोस्तों इस कमेटी का मकसद था अवेयरनेस को फैलाना ताकि कि लोग जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है मान। बाद में दोस्तों ऐसे एक्ट्स बनाए गए जिनमें ड्यूटीज भी शामिल हो जाए, जिनमें सबसे पहला एक्ट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट में कहा गया कि अगर इंडियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर करप्ट पाया जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा एक्ट था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट 1967। इसमें कहा गया कि सेक्रेटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाएगा अगर वो सोसाइटी की पीस को भंग करती है या उसे अनस्टेबल करती है। तीसरा एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। इसमें कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने वालों को पनिशमेंट दी जाएगी। चौथा एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें कहा गया कि एनिमल्स को हार्म करना या उनकी ट्रेडिंग करने वालों को पनिशमेंट कर दी जाएगी। अगला एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसमें एक्ट में था कि नेशनल एंथम, फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट करने वालों को पनिशमेंट दी जाएगी। और आखिरी एक्ट था हमारा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यानी अगर कोई व्यक्ति नेचुरल फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये पूरी यूनिट खत्म होती है और हमारी पूरी बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज उसको हमने अपने चैनल के ऊपर 3 वीडियोस के अंदर खत्म करवा दिया है। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, दिल्ली वाला टीचर।